कभी आपके मोबाइल पर ऐसा मैसेज आया है, न्यू म्यूचुअल फंड लॉन्च, लिमिटेड पीरियड इन्वेस्टमेंट, स्टार्टिंग एनएवी सिर्फ 10 रुपीज़? अगर आया है तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। उस मैसेज को देखकर आपके दिमाग में सबसे पहले क्या थॉट आया? शायद यही कि 10 रुपीज़ का है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। और अगर सच कहूँ तो यही सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर गलती कर देते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड की दुनिया में 10 रुपीज़ का मतलब चिप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन ये बात एडवर्टाइजमेंट में कभी हाईलाइट नहीं होती। इसीलिए हर साल थाउजेंड ऑफ इन्वेस्टर सिर्फ 10 रुपीज़ एनएवी देखकर एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। किसी ने बोला नया फंड है, किसी ने बोला अभी एंट्री का बेस्ट टाइम है, और कुछ लोग तो इसको आईपीओ के साथ भी कंपेयर कर देते हैं। लेकिन 1 मिनट, क्या ये कंपैरिजन सही है? क्या हर एनएफओ फ्यूचर में एक्सेलेंट रिटर्न दे सकता है? और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मार्केट में पहले से थाउजेंड ऑफ म्यूचुअल फंड अवेलेबल है तो हर साल नए एनएफओ लॉन्च क्यों होते हैं? अगर आपके दिमाग में भी ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी आए हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम एनएफओ को मार्केटिंग की लैंग्वेज में नहीं, इन्वेस्टर की लैंग्वेज में समझेंगे। मैंने ट्राई करूंगा कि वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको किसी भी एनएफओ के एडवर्टाइज देखकर कंफ्यूजन ना हो और आप खुद ये डिसाइड कर पाए कि ये एनएफओ आपके लिए सही है या नहीं। तो सबसे पहले एक बेसिक बात समझते हैं, आखिर एनएफओ होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में एनएफओ का फुल फॉर्म होता है न्यू फंड ऑफर। जब कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी एक नई म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करती है तो उस लॉन्च पीरियड को न्यू फंड ऑफर या एनएफओ कहा जाता है। इस ड्यूरेशन के अंदर इन्वेस्टर्स उस नई स्कीम में पहली बार इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये स्कीम नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तरह रेगुलर इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल रहती है। अब यहाँ तक सब कुछ काफ़ी सिंपल है, लेकिन असली कंफ्यूजन यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि जैसे ही लोग देखते हैं कि एनएफओ की एनएवी सिर्फ 10 रुपीज़ है, वैसे ही बहुत लोग ये मान लेते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट सस्ता है। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लीजिए 2 म्यूचुअल फंड है, एक की एनएवी 10 रुपीज़ है और दूसरे की 250 रुपीज़ है। आप किससे चूज करेंगे? अगर आपने सोचा 10 रुपीज़ वाला तो आप गलत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम इन्वेस्टर्स सबसे पहले यही सोचते हैं। लेकिन रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। म्यूचुअल फंड में एनएवी शेयर प्राइस की तरह काम नहीं करता। 10 रुपीज़ का मतलब चिप इन्वेस्टमेंट नहीं होता और 250 रुपीज़ का मतलब एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता। एनएफओ में 10 रुपीज़ सिर्फ एक स्टार्टिंग एनएवी होता है, बस उसका फ्यूचर रिटर्न से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। अगर सिर्फ 10 रुपीज़ एनएवी होने से हाई रिटर्न मिलता तो आज पुराने म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्टमेंट ही ना करता। हर इन्वेस्टर सिर्फ एनएफओ का वेट करता। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का रिटर्न एनएवी डिसाइड नहीं करता। रिटर्न डिसाइड करता है फंड किस जगह इन्वेस्ट करेगा। फंड मैनेजर उस इन्वेस्टमेंट को कैसे मैनेज करेगा, मार्केट का बिहेवियर
कैसा रहेगा और सबसे इम्पोर्टेंट आप कितने साल इन्वेस्टेड रहते हैं। इसीलिए अगली बार जब भी कोई बोले सिर्फ 10 रुपीज़ में NFO मिल रहा है तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले सिर्फ NAV अच्छी है या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी अच्छी है, क्योंकि एक स्मार्ट इन्वेस्टर कभी भी सिर्फ प्राइस देखकर डिसीजन नहीं लेता। वो स्ट्रेटेजी देखता है, रिस्क समझता है और अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से डिसीजन लेता है। अब यहाँ एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात समझते हैं। अगर सिर्फ 10 रुपीज़ NAV डिसीजन का रीज़न नहीं है तो AMC हर साल नया NFO लॉन्च क्यों करती है? क्या इसके पीछे कोई जेन्युइन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होती है या सिर्फ मार्केटिंग इसी को? अब आगे बिल्कुल सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, अगर सिर्फ 10 रुपीज़ NAV इन्वेस्टमेंट करने की वजह नहीं है तो AMC हर साल नए NFO लॉन्च क्यों करती है? ये सवाल बहुत जेन्युइन है और इसका आंसर समझना भी उतना ही जरूरी है। देखिए, मार्केट हर साल बढ़ता रहता है, नए सेक्टर आते हैं, नए थीम आते हैं। कभी टेक्नोलॉजी का ट्रेंड होता है, कभी मैन्युफैक्चरिंग, कभी डिफेंस, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर और कभी इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट की डिमांड बढ़ने लगती है। इसमें AMC इन्वेस्टर की ज़रूरत को देखते हुए नई म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करती है। यानी हर NFO के पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होती है। लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ इतना देखकर खुश नहीं होता कि नया फंड लॉन्च हुआ है। वो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करता है, ये नया फंड मेरे पोर्टफोलियो में क्या वैल्यू ऐड करेगा? क्योंकि सिर्फ नया होना किसी भी इन्वेस्टमेंट को अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं बनाता। एक सेकंड, यहाँ मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने कभी नोटिस किया है, जब भी कोई NFO लॉन्च होता है मोस्ट ऑफ लोग उसकी कंपैरिजन IPO के साथ करने लगते हैं और कहते हैं जैसे IPO में स्टार्टिंग में एंट्री मिलते हैं वैसे ही NFO में भी अर्ली एंट्री का फ़ायदा मिलता है। सुनने में ये बात काफ़ी लॉजिकल लगती है, लेकिन क्या सच में NFO और IPO एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कल XYZ लिमिटेड नाम की कंपनी अपना IPO लेकर आती है। अगर आप उस IPO में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो शेयर प्राइस बदल सकती है और अगर बिजनेस वीक हो जाए तो शेयर प्राइस गिर सकती है। यानी IPO में आपके पैसे सीधा एक कंपनी में इन्वेस्ट होते हैं। अब इसी सिचुएशन में एक AMC नया NFO लॉन्च करती है और आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर नहीं बनते, आप एक म्यूचुअल फंड स्कीम के यूनिट होल्डर बनते हैं और उसके बाद आपके पैसे एक ही कंपनी में नहीं बल्कि कई अलग अलग इन्वेस्टमेंट में लगाए जा सकते हैं। स्कीम इक्विटी की हो तो अलग अलग कंपनीज के शेयर, स्कीम डेट की हो तो डेट इंस्ट्रूमेंट, स्कीम गोल्ड की हो तो गोल्ड से रिलेटेड एसेट और अगर इंडेक्स फंड हो तो उस इंडेक्स को फॉलो करेगा। यानी NFO का स्ट्रक्चर IPO से कंप्लीटली अलग होता है। इसीलिए कभी भी NFO को IPO समझकर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात समझिए। मान लीजिए आपके सामने दो ऑप्शन है, पहला एक बिल्कुल नया NFO और दूसरा
एक म्यूचुअल फंड जो पिछले 10 साल से अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, आप किसे चूज करेंगे? अगर सिर्फ नया होना ही वजह से आप एनएफओ चूज करते हैं तो हो सकता है आप एक इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहे हो, क्योंकि एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड के पास एक हिस्ट्री होती है। हम देख सकते हैं उसने मार्केट के अच्छे और बुरे दिनों में कैसा परफॉर्मेंस दिया, उसका फंड मैनेजर कितना कांस्टेंट रहा, उसका रिस्क लेवल कैसा रहा। लेकिन एनएफओ में ये हिस्ट्री अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि स्कीम अभी लॉन्च हुई है। इसका मतलब हर एग्जिस्टिंग फंड एनएफओ से बेटर है? नहीं। और इसका मतलब हर एनएफओ अवॉइड करना चाहिए? ये भी नहीं। यहाँ डिसीजन सिर्फ एक बात पर होना चाहिए, क्या ये एनएफओ आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में कोई नई वैल्यू ऐड करता है, या मार्केट में पहले से ही उसी स्ट्रेटेजी के अच्छे ऑप्शन अवेलेबल है। यही वजह से कई प्रोफेशनल इन्वेस्टर कभी भी सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। वो स्कीम का ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी समझते हैं, रिस्क को इवैल्यूएट करते हैं और उसके बाद डिसीजन लेते हैं। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल बचता है, और शायद ये पूरा वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। जब आप एनएफओ में अपने पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसके बाद वो पैसे एक्चुअल में जाते कहाँ हैं? क्या वो सीधा शेयर मार्केट में लग जाते हैं, या उसके पीछे एक पूरी प्रोसेस होती है? चलिए अब इसे भी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सोचिए, आपने एक एनएफओ में 50,000 इन्वेस्ट किया, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा, मैंने पैसे इन्वेस्ट किए, क्या ये पैसे सीधे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो गए, या अभी कुछ और प्रोसेस बाकी है? चलिए इस बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए एक नया एनएफओ लॉन्च हुआ, सिर्फ आप ही नहीं बल्कि थाउजेंड ऑफ इन्वेस्टर ने उस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट किया। किसी ने 5,000 किया, किसी ने 50,000 किया, किसी ने 5 लाख। अब एएमसी सभी इन्वेस्टर के पैसे एक जगह कलेक्ट करती है, लेकिन उसी दिन ये पैसा मार्केट में इन्वेस्ट नहीं हो जाता। सबसे पहले एनएफओ का सब्सक्रिप्शन पीरियड कंप्लीट होता है, उसके बाद एएमसी ये डिसाइड करती है कि स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, और उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इन्वेस्टमेंट शुरू किया जाता है। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर पिक्चर में आता है, और वो है फंड मैनेजर। बहुत लोग सोचते हैं फंड मैनेजर का काम सिर्फ शेयर खरीदना और बेचना होता है, लेकिन रियलिटी इससे काफ़ी अलग है। फंड मैनेजर का काम है इन्वेस्टर के पैसे को स्कीम के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मैनेज करना। अगर स्कीम लार्ज कैप फंड है तो वो लार्ज कैप कंपनीज का एनालिसिस करेगा। अगर स्कीम मिड कैप है तो उस कैटेगरी की कंपनीज पर फोकस करेगा। अगर डेट फंड है तो इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स एंड डेट सिक्योरिटी में होगा, और अगर इंडेक्स फंड है तो उसका ऑब्जेक्टिव होगा इंडेक्स को जितना हो सके उतना एक्यूरेटली फॉलो करना। यानी फंड मैनेजर अपनी मर्जी से इन्वेस्टमेंट नहीं करता, उसके पास एक डिफाइंड इन्वेस्टमेंट मैंडेट होता है और उसकी अंदर रहकर डिसीजन लिए जाते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, मान लीजिए स्कीम के ऑब्जेक्टिव है टॉप इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करना, तो क्या फंड मैनेजर हर कंपनी में पैसे लगा देगा? बिल्कुल नहीं।
उससे पहले रिसर्च होती है, कंपनी का बिजनेस देखा जाता है, फाइनेंशियल रिजल्ट एनालिसिस किया जाता है, वैल्यूएशन देखी जाती है, रिस्क समझा जाता है और उसके बाद एक पोर्टफोलियो प्रिपेयर होता है। हो सकता है पोर्टफोलियो में 30 कंपनी हो सकता है 15 कंपनीज हो। ये स्कीम की स्ट्रेटेजी पर डिपेंड करता है। इसी प्रोसेस को पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन कहा जाता है और यहीं से आपके इन्वेस्टमेंट की एक्चुअल जर्नी शुरू होती है। अब मार्केट रोज बदलता है, कभी सेंसेक्स ऊपर, कभी निफ्टी नीचे, कभी आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है, कभी बैंकिंग सेक्टर और कभी ग्लोबल न्यूज़ भी इंडियन मार्केट को इम्पैक्ट कर देती है। जब पोर्टफोलियो के अंदर अवेलेबल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है तो म्यूचुअल फंड की वैल्यू भी बढ़ती है और जब पोर्टफोलियो की वैल्यू कम होती है तो म्यूचुअल फंड की वैल्यू भी कम होती है। इसी वैल्यू को रोज कैलकुलेट करके एनएवी अपडेट किया जाता है। यानी एनएवी किसी मैजिक फॉर्मूला से नहीं बदलता, वो पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस का रिजल्ट होता है। एक बात यहाँ और समझिए, काफ़ी लोग सोचते हैं अगर फंड मैनेजर एक्सपीरियंस है तो लॉस का चांस ही नहीं होता, लेकिन ये सोच बिल्कुल सही नहीं है। चाहे कितना भी एक्सपीरियंस फंड मैनेजर हो, वो मार्केट को 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। कभी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, कभी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, कभी ग्लोबल वॉर, कभी इकोनॉमिक स्लो डाउन और कभी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, ये सब मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं। इसीलिए म्यूचुअल फंड में भी मार्केट रिस्क रहता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात भी है, म्यूचुअल फंड जनरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया जाता है। अगर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी स्ट्रांग हो, पोर्टफोलियो अच्छा हो और आप पेशेंस रखते हैं तो टाइम के साथ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल सकता है। इसीलिए एक्सपीरियंस इन्वेस्टर रोज की एनएवी देखकर परेशान नहीं होते, वो अपना फोकस रखते हैं लॉन्ग टर्म गोल पर। और यही एक स्मार्ट इन्वेस्टर और एक इमोशनल इन्वेस्टर के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन अभी भी एक फाइनल डिसीजन बाकी है। अगर कल से 3 अलग अलग एनएफओ लॉन्च हो जाते हैं तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा एनएफओ देखना और कौन सा सीधा इग्नोर कर देना चाहिए? क्योंकि हर एनएफओ इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं होता और इसी डिसीजन पर आपका फ्यूचर रिटर्न भी डिपेंड कर सकता है। चलिए अब इसका भी जवाब ढूंढते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए कल 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नए एनएफओ लॉन्च हो जाते हैं। अब आप क्या करेंगे? क्या हर एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर देंगे या पहले उसके समझने की कोशिश करेंगे? सच कहूँ तो यही एक स्मार्ट इन्वेस्टर और एक इमोशनल इन्वेस्टर के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। इमोशनल इन्वेस्टर एडवर्टाइजमेंट देखकर डिसीजन लेता है, स्मार्ट इन्वेस्टर रिसर्च करके डिसीजन लेता है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं खुद ऑलवेज कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ और आपको भी ये हैबिट डेवलप करनी चाहिए। सबसे पहला सवाल, ये फंड बना ही क्यों है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये किस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है? लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, डेट, गोल्ड या कोई थीमेटिक बेस्ड फंड? क्योंकि जब तक आप ऑब्जेक्टिव नहीं समझेंगे तब तक इन्वेस्टमेंट का रीज़न भी नहीं समझ पाएंगे। दूसरा सवाल, क्या मेरे पोर्टफोलियो में इस टाइप का इन्वेस्टमेंट पहले से है? मान लीजिए आपके पास पहले से ही
दो अच्छे लार्ज कैप फंड है। और अब एक और लार्ज कैप एनएफओ लॉन्च हो गया, तो क्या सिर्फ नया होना ही उसमें इन्वेस्ट करना जरूरी है? शायद नहीं। कभी कभी नया फंड पोर्टफोलियो को इम्प्रूव करता है और कभी कभी सिर्फ डुप्लीकेशन बढ़ा देता है। इसीलिए हर नया फंड हर इन्वेस्टर के लिए सही नहीं होता। तीसरा सवाल, क्या इसी स्ट्रेटेजी के अच्छे एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड पहले से अवेलेबल है? अगर अवेलेबल है तो उनका परफॉर्मेंस, रिस्क, पोर्टफोलियो और कंसिस्टेंसी देखना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऑलरेडी अवेलेबल होता है। एनएफओ में ये हिस्ट्री अभी अवेलेबल नहीं होती, इसीलिए कंपैरिजन जरूर कीजिए, सिर्फ एक्साइटमेंट में डिसीजन मत लीजिए। अब एक और कॉमन मिस्टेक, काफ़ी लोग ये सोचते हैं, सर सिर्फ 10 रुपीज़ की एनएवी है, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट मिल जाएंगे, फ्यूचर में एनएवी 100 हो गई तो बहुत प्रॉफिट होगा। सुनने में ये कैलकुलेशन सही लगता है, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में यूनिट ज़्यादा मिलना और रिटर्न ज़्यादा मिलना दोनों डिफरेंट है। अगर दो इन्वेस्टर 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं, एक 10 रुपीज़ एनएवी वाला फंड और दूसरा 100 रुपीज़ एनएवी वाला फंड, तो सिर्फ यूनिट का नंबर अलग होगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम है और फ्यूचर रिटर्न फंड की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा, एनएवी पर नहीं। इसलिए आज के बाद कभी भी सिर्फ 10 रुपीज़ एनएवी देखकर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। ये एक नंबर है, इन्वेस्टमेंट का रीज़न नहीं। और अब मैं आपको एक सिंपल चेकलिस्ट देना चाहता हूँ। जब भी फ्यूचर में कोई एनएफओ आए, बस ये 5 क्वेश्चन खुद से पूछ लेना। फर्स्ट, इस फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है? सेकंड, ये मेरे फाइनेंशियल गोल के लिए सूटेबल है? थर्ड, क्या मेरे पोर्टफोलियो में इसकी सच में ज़रूरत है? फोर्थ, क्या इस कैटेगरी में कोई अच्छा एग्जिस्टिंग फंड ऑलरेडी अवेलेबल है? और लास्ट, फिफ्थ, क्या मैं एडवर्टाइजमेंट देखकर इन्वेस्ट कर रहा हूँ या प्रॉपर रिसर्च के बाद? अगर इन 5 सवालों के जवाब क्लियर है तो डिसीजन लेना काफ़ी आसान हो जाएगा। और यही एक स्मार्ट इन्वेस्टर की पहचान होती है। वो किसी भी इन्वेस्टमेंट को जल्दी में बाय नहीं करता, वो पहले समझता है, फिर डिसीजन लेता है। और इसी बात के साथ मैं आपको एक लाइन शेयर करना चाहता हूँ, इन्वेस्टमेंट में एक्साइटमेंट से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग जरूर होती है। अगर आप इस एक लाइन को याद रख लेंगे तो सिर्फ एनएफओ ही नहीं, फ्यूचर में हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ज़्यादा कॉन्फिडेंटली ले पाएंगे। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको लगा कि इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इससे अपने फैमिली मेम्बर्स और उन फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए जो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लेता है। और अगर आप म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सिंपल और प्रैक्टिकल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि फाइनेंस को जितना हो सके उतना सिंपल बना सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।